अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी मोहसिन? चले, वेरी गुड। अच्छी बात है अगर मेरी आवाज आ रही है आपको। तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश। मैसेज में पूछ लें, चैट बॉक्स में, अगर किसी को क्वेश्चन है तो। अभी 6 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जी अभी। मुझे मिला के टोटल 7 पार्टिसिपेंट हैं अभी इस क्लास के। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछें। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बेटा पढ़ा था बाइनरी पैरेलल एडर, जिसको डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स हम लोगों ने 4 बिट एडर भी बोला था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास अगर 2 बाइनरी नंबर्स आ जाते हैं एडिशन के लिए तो हमें उनको कैसे ऐड करना है। सो हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने पढ़ा कि जब 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करना होता है तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स, जो लेंथ है आपके नंबर्स की, कि उसके अंदर कितनी कितनी बिट्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से फिर हमें नंबर ऑफ फुल एडर्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे पास एक वक्त में अगर देखा जाए तो देयर आर 2 बिट्स जिनको हमने ऐड करना होता है, लेकिन 2 बिट्स को ऐड करने से हमारे पास जो कैरी जनरेट होता है, चाहे 0 जनरेट हो रहा है चाहे 1 जनरेट हो रहा है, जो कैरी जनरेट होता है दैट बिकम्स द थर्ड इनपुट। सो हमें फुल एडर यूज करने पड़ते हैं। फुल एडर्स को यूज करते हुए हम लोगों ने एक सर्किट डिजाइन किया था जिसमें हमने देखा था कि कैरी आउट ऑफ द प्रीवियस फुल एडर, या आप इसको कह सकते हैं कैरी आउट ऑफ द फर्स्ट फुल एडर बिकम्स द कैरी इन ऑफ द सेकंड, एंड कैरी आउट फ्रॉम सेकंड फुल एडर becomes the carry in for third full adder। कितने फुल एडर्स हमने यूज करने हैं, कितने फुल एडर्स हमने यूज करने थे, ये हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करना है तो उनकी लेंथ क्या है। अगर हमारे पास दोनों नंबर्स जो हैं या दोनों में से कोई एक नंबर 6 लेंथ का होता जिसके अंदर 6 बिट्स होती और दूसरे के अंदर लेस देन 6 होती या इक्वल टू 6 होती, तो फिर हम लोग 6 फुल एडर्स यूज करते हैं। मींस ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दोनों नंबर में से कितनी है। अगर एक में 8 है दूसरे में 6 है तो हमें 8 फुल एडर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, क्योंकि जो 8 हैं वो 6 वाली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन जो 6 फुल एडर्स हैं वो 8 वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। और देन हम लोगों ने उसका सर्किट डिजाइन किया इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को यूज करते हुए। हम लोगों ने पैरेलली एडर्स को प्लेस किया और देखा कि कैसे हम लोगों ने उनको कनेक्ट किया, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी आउटपुट को वेरीफाई किया, उस आउटपुट को जो आउटपुट हमारे पास आ रही थी। होप्स हो कि आप लोगों को उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर होगा तो आप लोग क्लास में पूछ लें या आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ये हम लोग बाइनरी पैरेलल एडर पढ़ के आए हैं, हमने एडर्स पढ़े, हमने सब्ट्रैक्टर्स पढ़े, हमने कोड कन्वर्टर पढ़ा, हमने इनकोडर, डिकोडर, पैरिटी इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। ये जितने भी हमारे पास हम लोग पिछले काफी लेक्चर से काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा
दोज ऑल आर द कम्बिनेशनल सर्किट्स। कम्बिनेशनल लॉजिक जो है उसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स जो है उनको कवर किया। और आपको याद होना चाहिए कि कम्बिनेशनल लॉजिक में हमने कहा था जी कि कम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। आउटपुट्स मल्टीपल हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। हमने जहां कहा, हमने सिंपली डिफाइन किया था कि इफ देयर आर मल्टीपल इनपुट्स एंड देयर आर मल्टीपल आउटपुट्स तो हम उसको कम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं। उसमें हमने डिजाइन प्रोसीजर भी देखा था कम्बिनेशनल लॉजिक का। कम्बिनेशनल लॉजिक का जो डिजाइन प्रोसीजर था उसके अंदर हमने पढ़ा था जी के हमारे पास हमें पहले नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स डिटरमिन करनी पड़ती हैं, फिर हमें उनको सिंबल्स या नेम असाइन करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग अपनी इनपुट्स को और आउटपुट्स को नाम असाइन करते आए, ABCD असाइन किया, WXYZ असाइन किया। फिर हमने कहा जी कि उसके बाद हमें उसको ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ता है। ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के बाद हमें उसमें से आउटपुट फंक्शन ऑब्टेन करने पड़ते हैं, देन हम उसका लॉजिकल सर्किट डिजाइन करते हैं। कम्बिनेशनल लॉजिक को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करें और कम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर हम लोग मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं या स्टोरेज जो है उसको ऐड कर दें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बन जाता है उसको सीक्वेंशियल लॉजिक कहते हैं। सीक्वेंशियल लॉजिक और कम्बिनेशन लॉजिक के अंदर बेटा जो डिफरेंस है वो ये है कि सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर हमारे पास स्टोरेज का फैक्टर ऐड कर दिया जाता है जो कि कम्बिनेशन लॉजिक में एग्जिस्ट नहीं करता। अभी आपको स्क्रीन पे सीक्वेंशियल लॉजिक की स्लाइड्स शो हो रही हैं, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप लोगों के पास जो आपको सीक्वेंशियल लॉजिक की नजर आ रही है, अभी इसको डिस्कस करते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन कम्बिनेशन लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास इसकी डायग्राम, इनका कंपैरिजन करने के लिए इसकी डायग्राम जो है वो हमारे लिए बेहतर है। मैं दूसरी साइड पे आप लोगों को कम्बिनेशन लॉजिक की डायग्राम भी दिखाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो कम्बिनेशन लॉजिक की जो डायग्राम थी, अभी आपने कंसंट्रेशन के साथ सीक्वेंशियल लॉजिक की डायग्राम को देख लिया है ना बेटा? जैसा आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज अ कम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है जी बेटा, देख रहे हैं ये नजर शो हो रही है स्लाइड या नहीं हो रही? दिस इज अ कम्बिनेशनल सर्किट और कम्बिनेशन सर्किट के साथ मेमोरी एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर दिए गए। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कम्बिनेशनल जो लॉजिक होती है या कम्बिनेशनल जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम लोग स्टोरेज के एलिमेंट को ऐड कर दें, स्टोरेज करना शुरू कर दें, डाटा की बाइनरी बिट्स की, बाइनरी इंफॉर्मेशन की स्टोरेज करना शुरू करते हैं तो हम लोग उसको सीक्वेंशियल सर्किट बोलना शुरू कर देते हैं या सीक्वेंशियल लॉजिक बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं अभी आपको जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट की या कम्बिनेशन लॉजिक की डायग्राम दिखाता हूँ। अब आप लोगों को ये देखें कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है कम्बिनेशनल सर्किट। अब ये जो स्क्रीन पे आपको कम्बिनेशनल सर्किट शो हो रहा है बेटा, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि उसने क्या किया कि यहाँ से उसने यहाँ फर्दर स्टोरेज एलिमेंट ऐड कर दिया। इनपुट्स आ रही हैं, आउटपुट्स आ रही हैं, यहाँ से हमारे पास जो है स्टोरेज एलिमेंट में से हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ इनपुट जाएगा तो हमारी आउटपुट आ जाएगी। मींस के आप लोगों को देख रहे हैं कि कम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर जब स्टोरेज एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तो उसको सीक्वेंशियल लॉजिक बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई सिंपल वर्ड्स में मुझसे पूछे ना भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल लॉजिक एंड कम्बिनेशनल लॉजिक, तो मैं उसको यही कहूंगा कि कम्बिनेशन लॉजिक जो है उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर अगर मैं स्टोरेज के एलिमेंट को, स्टोरेज के फैक्टर को ऐड कर दूंगा तो वो सीक्वेंशियल लॉजिक भी बन जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोग देखें कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं बेटा, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, हमारे सेल फोन्स हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखें, हमारा कंप्यूटर है, हमारा सेल फोन है, तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये डाटा को सेंड करती हैं, रिसीव करती हैं, डाटा को स्टोर करती हैं, प्रोसेस करती हैं इंफॉर्मेशन को। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि हमारे सेल फोन्स हैं, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं
या हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप लोग, हम सब लोग जानते हैं कि ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से मुराद क्या है कि हमें पता है कि इनके अंदर जितना भी काम होता है ये सारे का सारा बाइनरी की फॉर्म में ही होता है। तो हम लोग ये भी पढ़ते आए हैं कि एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हमें ये भी पता है कि हमारा जो लैपटॉप है, हमारी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सेल फोन है, हमारी कोई हैंड हेल्ड डिवाइस है, हमारा टैबलेट है, ये कोई भी काम करते हैं, ये कोई भी प्रोसेस करते हैं डाटा का, तो विदाउट लोडिंग इनटू मेमोरी या विदाउट स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन ये कोई काम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हमारा लैपटॉप, हमारा सेल फोन अगर किसी भी चीज के ऊपर एग्जीक्यूशन करता है तो क्या वो मेमोरी में स्टोर किए बगैर करता है? नहीं कर सकते। ये बात हमें पता है, ये बात हम लोग जानते हैं बेटा कि हमारे पास ये जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, अगर ये कोई काम करती हैं, हमारी हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं, तो इनके अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है जिसको मेमोरी कहते हैं। और हमारे पास ये सिस्टम्स, ये डिवाइसेस जितनी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन इसके अंदर 0 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास प्रोसेस होती है, चाहे अब आपके सेल फोन ने डाटा को सेंड करना है, आप मैसेज टाइप करते हैं। जब आप मैसेज टाइप करते हैं तो मैसेज हमारी स्क्रीन पे एबीसी की फॉर्म में नजर आ रहा होता है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि बैक एंड पर हमारे पास वो 0 1 की फॉर्म में होता है। और जब 0 1 की फॉर्म में होता है तो आप लोग अपना मैसेज टाइप करने के बाद आप सेंड के ऑप्शन पे टच करते हैं। जब आप सेंड के ऑप्शन पे टच करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि बैक एंड पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मैसेज डायरेक्टली सेंड हो रहा है? जबकि ऐसा तो नहीं है। होता गया है कि हमारा जितना भी हम लोगों ने डाटा या मैसेज टाइप किया होता है बेटा, उसके बैक एंड पे बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है। वो बाइनरी इंफॉर्मेशन जो कि मेमोरी में स्टोर हो रही होती है, जब हम लोग इनपुट यहाँ से देते जाते हैं, वो बाइनरी इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती जाती है, मेमोरी में स्टोर होती है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जब आप लोग टच की स्क्रीन पे, सेंड की स्क्रीन पे सेंड की ऑप्शन पे टच करते हैं, तो बैकएंड पे कोई एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है उस बाइनरी के रिलेटेड। प्रोसेस होने के बाद जब आपका मैसेज सेंड होता है तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि मैसेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा सेल फोन उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जी बिल्कुल एक क्राइटेरिया सेपरेट होता है जो कि हमारी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। तो वो 0 1 की फॉर्म में हमारे पास डाटा मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, सारा कुछ उसके अगेंस्ट प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद दैट बाइनरी इंफॉर्मेशन will be converted into an electromagnetic signal. That electromagnetic signal will be forwarded to other device, जिस डिवाइस की तरफ आप उस मैसेज को सेंड करते हैं। देन बैकएंड पे आप लोग देखें कि हमारे पास वो मैसेज रिसीव होता है सेल फोन पर। मैसेज रिसीव होने के बाद वो मैसेज वापस बाइनरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। बाइनरी उसका मैसेज की बाइनरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे सेल फोन की मेमोरी में लोड होती है। हमारा सेल फोन उस बाइनरी इंफॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उस सेल फोन के असल मीनिंग्स क्या हैं इंग्लिश की फॉर्म में, जो कि हमें स्क्रीन पे नजर आने चाहिए, वो हमें हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं। तो अगर हम लोग ये सोचें कि विदाउट स्टोरिंग इनटू मेमोरी, विदाउट लोडिंग इनटू मेमोरी, हमारे सेल फोन्स या हमारे लैपटॉप्स या हमारी हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो हैं, ये मेमोरी में लोड या मेमोरी में स्टोर किए बगैर ही सारी प्रोसेसिंग करते जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है जी। जैसा कि हम लोग कहते हैं, देखें आप लोग नॉर्मली जब आप लोग अपना सेल फोन परचेज करते हैं मार्केट से, तो आपका बहुत ज्यादा फोकस जो है वो मेमोरी पे होता है। जी मेरी 4 GB मेमोरी होनी चाहिए, मेरी 2 GB मेमोरी रैम होनी चाहिए, होता है ना आप लोगों का फोकस। आप कितने ज्यादा कंसर्न होते हैं, आप क्यों इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं अपनी मेमोरी के बारे में? क्योंकि आपको पता होता है कि मेमोरी में हमारा डाटा जो है वो रोज ज्यादा से ज्यादा लोड हो सकता है, और ज्यादा से जितना ज्यादा डाटा हमारी मेमोरी में लोड होगा, उतने ज्यादा डाटा के ऊपर हमारा सिस्टम एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है। और जितने ज्यादा डाटा के ऊपर हमारा एक सिस्टम एक वक्त में प्रोसेस करेगा, उतनी ज्यादा स्पीड हमारे सिस्टम की एफिशिएंट होती जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, मौसम सही कह रहा है। परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम की उतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है।
जो होता है ना, जब समटाइम हम लोग नॉर्मल लाइफ में कहते हैं जी कि मेरे सेलफोन की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो हमें जो है ना वो हमारा दोस्त मशवरा देता है, भाई आप ऐसा करें कि जो है ना वो 4 GB रैम वाला सेलफोन ले लो। ठीक है, हमारे से लैपटॉप की सिस्टम, हमारा लैपटॉप थोड़ा सा स्पीड में परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम करने लग गया है, तो हमें कहा जाता है यार आप ऐसा करें इसमें से 4 GB रैम निकलवा के ना 8 GB रैम लगा लें। तो मतलब कि मेमोरी का बहुत रोल है। मैं ये जितनी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी का, हमारे पास आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी प्रोसेसिंग करती हैं इनके अंदर इनका बहुत ज्यादा रोल है। होप्स हो कि आप इस रोल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जी बेटा, सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना ये इसका रोल, जो मेमोरी का रोल है। सो अब हमारी डायग्राम जो आप लोगों को नजर आ रही है, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट के स्लाइड में आप लोगों को शो हो रही है, दैट मींस के हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसके अंदर इनपुट्स होती हैं, और उसके साथ हमारे पास जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं वो अपना काम करते हैं, और मेमोरी एलिमेंट्स अपना काम करने के बाद फीडबैक देते हैं। अब ये डायग्राम बेसिकली क्या दो शो करवा रही है, ये डायग्राम बेसिकली ये शो करवा रही है कि इनपुट्स आती हैं, इनपुट से रिलेटेड हमारे पास समटाइम डायरेक्टली आउटपुट्स आ जाती हैं, और सेकेंडली ये होता है कि कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है जिसको मेमोरी में या स्टोर करना पड़ता है, हमारे स्टोरेज एरियाज के अंदर स्टोर करने के बाद वो वापस उनको दोबारा से यूज किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर। स्टोर करते क्यों है, स्टोर करना ही बेसिकली इसीलिए है ना कि उसको यूज करना इन फ्यूचर। इन फ्यूचर से मुराद ये नहीं है कि 2 साल बाद या 2 दिन के बाद, इन फ्यूचर से मुराद नेक्स्ट मूवमेंट में, उसको यूज करना है। अब जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो तो टेम्परेरी बेसिस पे होता है ना, मतलब एक ऑपरेशन हो रहा था। अब इस मेमोरी एलिमेंट के अंदर आप लोगों के पास जो है वो हमारी मेमोरी है, रैम जिसके बारे में कहा जाता है। और रैम के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर वो चीज लोड होती है, हर तरह का डाटा लोड होता है। जब तक कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी हमारे पास चीज जो है जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन होनी है वो मेमोरी में या रैम में लोड नहीं होगी तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन ही नहीं होती। इवन दैट कुछ बच्चों को समझाने के लिए ये भी बताना पड़ता है भाई कि आप अपने सिस्टम से अपने कीबोर्ड से डॉट प्रेस करते हैं, वो डॉट भी पहले रैम में लोड होता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देन एग्जीक्यूशन होती है। ठीक, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था ना, या आपको याद होगा कि हर अल्फाबेट के अगेंस्ट, हर स्पेशल सिंबल के अगेंस्ट, हर की के अगेंस्ट कोई ना कोई बाइनरी कोड है। वो बाइनरी कोड शिफ्ट होता है हमारे सिस्टम की तरफ। जब वो बाइनरी कोड शिफ्ट होता है हमारे सिस्टम की तरफ, दैट बाइनरी कोड, दैट बाइनरी इंफॉर्मेशन लोडेड इनटू मेमोरी, वो मेमोरी में लोड होता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, देन आप लोगों के पास वो अल्फाबेट या वो सिंबल हमें स्क्रीन पे शो होता है। ये बातें हम लोग स्टार्ट में भी डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। और रैम या मेमोरी एलिमेंट्स की स्पेशली जो रैम है, रैम की अगर आप लोग इम्पोर्टेंस को जानना चाहते हैं, रैम की इम्पोर्टेंस को आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है, आप ये देखें कि अगर हमारे सिस्टम में रैम नहीं है ना तो हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होता। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बेटा ये एक्सपीरियंस करके देख लेना है कि अगर रैम नहीं है ना हमारे सिस्टम में तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब तक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारे सिस्टम को रन करने के लिए, हमारे सिस्टम को रनिंग फॉर्म में लेके आने के लिए इंस्ट्रक्शंस को आपके हार्ड डिस्क से या आपकी रोम से उठा के रैम में लोड नहीं किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो हमारा डेस्कटॉप हमारे सिस्टम में हमारे सामने नहीं आएगा, हमारा डेस्कटॉप हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। क्योंकि हमारे सिस्टम की रैम जब प्रॉब्लम कर रही होती है ना बेटा, तो हमें एक बारीक सी बीप साउंड जनरेट करके देता है सिस्टम, और स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होता। ठीक है जी, या ब्लू कलर की स्क्रीन शो हो जाती है, एरर आ जाता है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ना कोई एरर आ जाता है, शायद आप में से किसी के साथ हुआ हो, स्क्रीन जो है वो ब्लू शो हो जाती है, तो वो मेमोरी का एरर बेसिकली होता है। हाँ मोहसिन, स्टार्ट पे देखें, जब तक आपकी इंस्ट्रक्शन जो हैं जो कि डेस्कटॉप से रिलेटेड हैं, डेस्कटॉप आपकी स्क्रीन पे शो होना है ना, जब तक आप लोगों के पास वो उस डेस्कटॉप को स्क्रीन पे शो करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डाटा है, वो जब तक मेमोरी में लोड नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेसर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा।
उसको उस पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक तो वो डेस्कटॉप हमारे सामने नहीं आ सकता। जी, प्रोसेसिंग का फुल सेटअप रैम, जी बिल्कुल बेटा, इफ्रा बेटा सही कह रही है। मींस के इसको समझने के लिए इतना काफी है कि भाई कुछ भी रैम में लोड हुए बगैर एग्जीक्यूट नहीं होता। कुछ भी रैम में लोड हुए बगैर एग्जीक्यूट नहीं होता। अब रैम हो या कोई भी मेमोरी एलिमेंट हो, रैम हो या कोई भी मेमोरी एलिमेंट हो, वो सारे के सारे बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना होता है उन्होंने। और ठीक है, और हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट जो हम लोगों ने पढ़े थे, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इनके अंदर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो 0 1 की फॉर्म में जाती है। सो वी कैन से दैट के कॉम्बिनेशन सर्किट्स डोंट हैव मेमोरी, सो दे डिपेंड ओनली ऑन इनपुट। ठीक है जी, अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सर्किट को देखा। हम लोग कहते हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट डोंट हैव मेमोरी, सो दे ओनली डिपेंड ऑन इनपुट्स। बट ऑन द अदर हैंड सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं उनके अंदर मेमोरी एलिमेंट्स भी होते हैं, उनके अंदर हमारे पास इनपुट्स आती हैं। ये यहाँ से इंटरनल इनपुट आ जाती है ना, ये इसको हम लोग जब सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं ना बेटा, तो दीज इनपुट्स, ये जो इनपुट्स है ना जिनको मैंने अभी एनोटेट किया है, सर्कल किया है, इसको एक्सटर्नल इनपुट कहना शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो, अगर मैं आप लोगों के पास इसको, ये जो मैंने ग्रीन कलर में सर्कल किया है, इसको इंटरनल इनपुट कहना शुरू कर देते हैं। इंटरनल इनपुट से मुराद क्या है कि मेमोरी सिस्टम के अंदर ही, हमारी डिवाइस के अंदर ही हमारे पास मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर था, जो नंबर वैल्यू स्टोर सी 0 1 की फॉर्म में कुछ स्टोर था, वो यहाँ से मूव होके हमारे पास आया है, उसके ऊपर प्रोसेस किया गया, कोई ना कोई प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक पूरे का पूरा सर्किट है जिसको मैंने अभी ग्रीन कलर के साथ एनोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पूरे का पूरा एक सर्किट है, वो अपना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो है जी क्या आ जाएगा, हमारी आउटपुट्स आ जाएंगे। तो ये जितनी भी मेमोरीज जो हैं, जितनी भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, जो कि डाटा को स्टोर करती हैं, रिट्रीव करती हैं, प्रोसेस करती हैं, ये सारी की सारी इनकी ये जो कैपेबिलिटी है ना, ये मेमोरी डिवाइसेस की वजह से ही है। ये मेमोरी इन डिवाइसेस को इस काबिल बनाती है कि ये काम कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि एक मोमेंट में हमारा जो प्रोसेसर है वो एक डाटा को मेमोरी में रख रहा होता है, दूसरे दूसरे मोमेंट में वहां से उसको उठा रहा होता है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब पढ़ते हैं रेस्ट को। अब वो कह रहा है जी कि सीक्वेंशियल सर्किट जो है, इसके अंदर हमारे पास स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं फीडबैक पाथ के लिए। ठीक है जी, जी बेटा इफ्रा आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर, सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर मेमोरी में डाटा स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद उसको वहां से लिया जाएगा, लेने के बाद उसके ऊपर एक प्रोसेस होगा जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, और देन हमारी आउटपुट्स आनी है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमारे पास डिफरेंस ही ये है मेमोरी का, स्टोरेज एलिमेंट्स का। ठीक है, जिसको अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, एक्सटर्नल इनपुट्स जिसको अभी हम लोगों ने रेड कलर में सर्कल किया था वो, और करंट स्टेट जो है आपकी, करंट स्टेट से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या स्टोर है जो कि मेमोरी एलिमेंट्स के अंदर है, वो दोनों मिलके आप लोगों के पास जो आपके आउटपुट डिफाइन करती हैं आपके सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर। ठीक है जी, कि सीक्वेंशियल सर्किट को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट इज स्पेसिफाइड बाय टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स एंड इंटरनल स्टेट्स। ठीक है बेटा, नहीं ये मस्ट, अगर मस्ट ऐसा नहीं है मोहसिन, समटाइम देखें, ये यहाँ आप लोग देखें ना कि आपको ये डायग्राम क्या डिस्प्ले करवा रही है, इधर से इनपुट आई, यहाँ से आउटपुट आ गई। ठीक है, लेकिन इनपुट्स आने के बाद हमारे पास, अब आप यही तो मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें से अगर मेमोरी निकाल ली जाए तो काम होता है। आप कंफ्यूज ना करें। तो फिर आपका जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि डायरेक्टली आउटपुट तो नहीं आनी।
एलिमेंट्स में होने के बाद कोई ना कोई प्रोसेस होना है और देन हमारे पास आउटपुट आनी है। अगर डायरेक्टली आउटपुट आएगी फिर तो वो सिंपल कॉम्बिनेशन लॉजिक बन गया ना। अगर स्टोरेज नहीं होती तो फिर तो हमारे पास वो कॉम्बिनेशन लॉजिक बन गया। जब स्टोरेज का फैक्टर आ जाना है देन हमारे पास जो है सीक्वेंशियल सर्किट बन जाना है, सीक्वेंशियल लॉजिक बन जाना है। डायग्राम हमें क्लियरली ये चीज बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो सीक्वेंशियल लॉजिक होती है ना उसकी टू टाइप्स होती हैं। एक जिसको एसिंक्रोनियस कहते हैं और दूसरी जिसको सिंक्रोनियस कहते हैं। एसिंक्रोनियस इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल आ जाता है तो हमारे पास एसिंक्रोनियस जो सर्किट होता है वो काम करना शुरू कर देता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सिग्नल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड देयर चेंज ऑर्डर। ठीक है जी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम से मुराद क्या है कि कोई हमारे पास पैटर्न नहीं है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब बेटा क्या होता है कि कोई हमारे पास पैटर्न नहीं है, कोई हमारे पास फिक्स्ड टाइम नहीं है। तो किसी भी टाइम पे हमारे पास जो इनपुट सिग्नल आ जाएगा तो एसिंक्रोनियस जो डिवाइसेस होती हैं, एसिंक्रोनियस जो सर्किट्स होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब एसिंक्रोनियस जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं इनके अंदर जो टाइम डिले जो होता है ना वो जनरेट करना लाजमी होता है। अब ये जो एसिंक्रोनियस हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, इन एसिंक्रोनियस डिवाइसेस के अंदर जो टाइम जनरेट होता है वो हमारे लॉजिकल गेट्स ही जनरेट कर देते हैं। जो डिले जनरेट होता है, जो टाइम डिले की बात की हमने, कि जो टाइम डिले जनरेट होता है वो हमारे लॉजिकल गेट्स ही जनरेट कर देते हैं। तो कहा जाता है कि फिर हमारी जो एसिंक्रोनियस डिवाइसेस है ना उसके अंदर कोई सेपरेट से जो मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स या मेमोरी यूनिट्स यूज करने हैं हमने, जिनको हम लोग कहते हैं जी कि ये जरूरी है सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर, तो वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यूज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती कि जितना का डिले जनरेट करवाना है, जितना का टाइम का डिले हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे जो लॉजिकल गेट्स होते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं। तो कहा जाता है कि हमारे पास ये जो स्टोरेज डिवाइसेस एसिंक्रोनियस के अंदर होती हैं वो टाइम डिले डिवाइसेस होती हैं। देखें जी, आपका क्वेश्चन नुमान आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें बेटा, अब हमने कहा जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और हर वक्त तो नहीं ना होता आप लोगों के पास। अगर कंटिन्यूसली इनपुट्स आती जा रही है, कंटिन्यूसली इनपुट्स आती जा रही है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं आप लोगों के पास जो है वो डिले को जनरेट करना पड़ता है। डिले जनरेट होना है ताकि डिवाइस अपना काम करे। ठीक है, ताकि डिवाइस जो है वो अपना कोई फर्दर काम कर सके। ठीक है, तो हमारे पास कहा जाता है कि एसिंक्रोनियस जो हमारे ये सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं उसके अंदर यहाँ पर तो फ्लिप फ्लॉप्स लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये जो है ये सीक्वेंस सर्किट की है, सिंक्रोनियस सीक्वेंशियल सर्किट की। लेकिन ऑन द अदर हैंड जी एहतशाम, अगर हमारे पास सिंक्रोनियस के अंदर हमारे पास डिले होता है, लेकिन सिंक्रोनियस के अंदर हमारे पास उस क्लॉक पल्स के थ्रू, जैसा कि ये नीचे डायग्राम में दिखा हुआ, अभी इसकी तरफ जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। दोनों को पहले डिस्कस कर लें, दोनों में अगर डिफरेंस क्लियर नहीं होगा ना तो फिर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एसिंक्रोनियस को कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंक्रोनियस को डिस्कस करेंगे। तो सिंक्रोनियस को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा।
बेसिकली काम करना होता है सिंक। सिंक से मुराद होता है सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज से मुराद होता है कि तरतीब में लेके आना काम को। होप सो के एहतशाम और नमान मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। देखिए बेसिकली पर्पस होता है बेटा किसी चीज को सिंक्रोनाइज करना। जी, हम वहां करने से मुराद होता है एहतशाम के तरतीब में लेके आना। अब तरतीब में लेके आने के लिए हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि किसी न किसी लेवल पे हम लोग अपने सर्किट को लेके जाएं अपने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना जनरेट हो। तो कहा जाता है जो एसिंक्रोनियस होती है ना, एसिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस होता है बेतरतीबा काम। एसिंक्रोनियस का मतलब यही बनता है ना एहतशाम कि कोई तरतीब नहीं है। जी, एहतशाम एसिंक्रोनियस का मतलब बेटा यही बनता है ना कोई तरतीब। तो जब कोई तरतीब नहीं है तो फिर वो किसी भी इंस्टेंट किसी भी टाइम पे हमारे पास इनपुट आ जाए तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो कोई ना कोई काम हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन सिंक्रोनियस के अंदर अभी हम लोग जाके पढ़ेंगे कि सिंक्रोनियस के अंदर आप लोगों के पास ये आपको नीचे सिग्नल भी नजर आ रहा है, देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म। क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है, जस्ट हम लोग अभी अभी सिंक्रोनियस को डिस्कस करते हैं, लेकिन सिर्फ आप इस सिग्नल को देख लें जो नीचे दिया हुआ क्लॉक पर जो जनरेट हुई हुई है। प्रॉपर एक क्लॉक पर जनरेट हो रही है, इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पर क्या करना है, इस टाइम पर क्या करना है, फिर ये, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो। लेकिन एसिंक्रोनियस की फॉर्म में हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस फॉर्म में कभी हमारे पास यूं है, कभी यूं है, और कभी हमारे पास यूं चला इस टाइम पे आ गया, कभी इधर आ गया, कभी इनपुट इधर आ गई, कभी इनपुट इधर आ गई। मतलब अजीब सा कोई हमारे पास जो है पैटर्न नहीं है, कोई हमारे पास जो है जी पैटर्न अवेलेबल नहीं है। हम लोग किसी भी टाइम कहते हैं जी कि जो हमारा जो एसिंक्रोनस सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, वो डिपेंड करता है हमारी ऐसी इनपुट के ऊपर, ऐसी इनपुट सिग्नल के ऊपर जो किसी भी टाइम पर आ सकता है। अब कहा जाता है कि हमारे पास जो एसिंक्रोनस सर्किट होते हैं ना, इनको बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है सिंक्रोनस सर्किट के अंदर, लेकिन इनको यूज़ कम किया जाता है। हमारे पास ये जो एसिंक्रोनस सर्किट है इनको यूज़ कम किया जाता है। ठीक है, इसका बेनिफिट बेटा क्या होता है, इसका बेनिफिट ये है कि जो भी मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट्स जनरेट द डिले, जो लॉजिक गेट सर्किट के अंदर होते हैं दोस कैन जनरेट द डिले। सो समटाइम वी डोंट नीड टू यूज सेपरेट स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर, फिर हमें इनको समटाइम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये हमारे पास जो है ना जिसकी वजह से ये अनस्टेबल भी हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सर्किट्स प्रेफर किए जाते हैं बेटा वो सिंक्रोनियस सर्किट प्रेफर किए जाते हैं। सिंक्रोनियस सर्किट हमारे पास जो सिंक्रोनियस सीक्वेंशियल सर्किट है उसके अंदर वो कहता है डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, हाँ मुझे बता दें, वहां पर था एट एनी इंस्टेंट। सिंक्रोनियस की फॉर्म में क्या है, डिस्क्रीट इंस्टेंट्स। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज पढ़ी है ना हम लोगों ने, नहीं नुमान खास वक्त नहीं बेटा, शुरू में याद करें डिस्क्रीट वैल्यूज क्या है। डिजिटल डिवाइसेस वर्क ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज, मींस के जीरो से डायरेक्टली वन, वन से डायरेक्टली जीरो। वेरी गुड, अब आप सही पहुंचे हैं। एक्स से डायरेक्टली वाई मींस के जीरो और वन के दरमियान कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, वन और जीरो के दरमियान कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है जी, एक्स और वाई के दरमियान कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज इनको कहा जाता है एहतशाम, डिस्क्रीट वैल्यूज इनको कहा जाता है कि जीरो से डायरेक्टली वन, वन से डायरेक्टली जीरो, एक्स से डायरेक्टली वाई, वाई से डायरेक्टली एक्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हम लोग एसिंक्रोनस के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसने कहा था एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर वो हमारे पास कहता है जो सिंक्रोनियस है बेटा, सिंक्रोनियस के अंदर वो यही कहता है जी कि इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट सिग्नल एट एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि देयर आर सम स्पेसिफिक पैटर्न्स के कब कोई काम करना है। तो सिंक्रोनियस के बारे में कहा जाता है कि इसको कंट्रोल किया जाता है क्लॉक पल्स के साथ। किसके साथ कंट्रोल किया जाता है, क्लॉक पल्स के साथ। ये देखें यहाँ पर एक हमारे पास, अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें,
ये जो पहली डायग्राम है इसमें, और मैं थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा यूं कर लूं ताकि दोनों डायग्राम आपको नजर आ जाए। अब ये दोनों डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, ये ऊपर भी नजर आ रही है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, और ये नीचे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंक्रोनियस सीक्वेंशियल सर्किट नजर आ रही है। ठीक है जी। अब यहाँ देखें इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्लॉक पल्स का डिफरेंस है। अभी अगर मैं एनोटेट कर पाऊं, ये क्लॉक पल्स लिखा हुआ है, यहां नहीं है। जो ऊपर हमारे पास डायग्राम है यहां पर नहीं। अब क्लॉक पल्स के थ्रू इसको इसको कंट्रोल किया जाएगा। क्लॉक पल्स के थ्रू इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा कि क्लॉक पल्स बताएगी कि कब काम करना है कब काम नहीं करना। क्लॉक पल्स बताएगी कब काम करना है और कब काम नहीं करना। तो अगर हम लोग इस तरह का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जी ये जी बेटा इफ्रा, आप इसको अपने लफ्जों में इस तरह कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डिफरेंस तो ऊपर हमारे पास हमने डिस्कस भी कर लिया और सामने भी लिखा हुआ है कि एसिंक्रोनस के अंदर किसी भी टाइम पे हमारे पास इनपुट आ जाए तो ये उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिंक्रोनियस के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे हमारे पास इनपुट आएगी तो फिर ये काम करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? तो जब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कब काम करना है कब काम नहीं करना, जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो नंबर्स को ऐड करने की, तो एक ऐसा सर्किट जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है, क्लॉक पल्स जनरेट होगी तो वो नंबर्स को ऐड कर देगा। सेकंड टाइम क्लॉक पल्स दोबारा से जनरेट होगी तो वो नंबर्स को स्टोर कर देगा। ठीक है जी। जब क्लॉक पल्स अकर होगी तो वो कैलकुलेशन करेगा, फिर जब क्लॉक पल्स अकर करेगी तो वो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कर देगा। तो एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस का जो डिफरेंस है बेटा, उसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए इतना काफी है कि एसिंक्रोनियस के अंदर देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन, देयर इज आप कह लें जी कि कोई प्रॉपर वे नहीं है। कभी भी किसी भी टाइम पे हमारे पास इनपुट आ जाए तो एसिंक्रोनियस जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन सिंक्रोनियस जो होता है देयर आर सम टाइम पैटर्न्स, टाइम पैटर्न कह लें। ठीक है, देयर आर सम टाइम पैटर्न्स। क्लॉक पल्स जनरेट होनी है, क्लॉक पल्स ने बताना है कि अब काम करना है या नहीं करना है। ठीक है जी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड बाय द पीरियोडिक क्लॉक पल्सेस, बाय द पीरियोडिक क्लॉक पल्सेस। जी बेटा क्लियर हुआ है? अभी 1 मिनट रह गया इस क्लास का, नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी इफ्रा बेटा आप क्लियर है, आपको दोनों में डिफरेंस या नहीं? इस तरह कह लें, आप इस तरह कह लें आप, ठीक है बिल्कुल सही कह रही है जी, इस तरह कह लें आप। नेक्स्ट क्लास में बेटा मुलाकात होती है। अब लेस देन 1 मिनट है जो इसको मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं, इससे फर्दर कंटिन्यू करते हैं।